एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के, आपको याद रखना है कौन सी भाषा के, फ्रेंच भाषा के। और कौन से शब्द से हुई है फ्रेंड्स, इन्वायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ। नेक्स्ट बिंदु है आपका पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया फ्रेंड्स, हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने किया है, 1869 में किया। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 1869 सन भी याद रखना है। और पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल, उसका नाम भी याद रखना है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समझ जीवों, तो परिस्थितिकी क्या है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत समझ जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम परिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक यही चैनल को आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाई है तो फ्रेंड्स बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है फ्रेंड्स, भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों संगठन आते हैं, तो इसकी रचना जो है जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है या खुला तंत्र होता है। तो आपको याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है, खुला तंत्र होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन दिया रहेगा, खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र होता है, जो भी। तो आपको याद रखना है पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है, खुला तंत्र होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, टांसले ने किया। और कब किया, 1935 में किया। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है। डिकम्पोज़र हम कहते हैं, डिकम्पोज़र या वियोजक इनको सूक्ष्म जीवों को। ये मृत पौधे और जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सड़ा गलाकर, जब वो मृत हो जाते हैं तो वो सड़ा गलाकर मृदा का निर्माण करते हैं, मृदा मतलब मिट्टी का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। बैक्टीरिया और कवक जो क्या है, ये क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वो पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, याद रखना है फ्रेंड्स। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। फ्रेंड्स जो जल है वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है वो एकमात्र अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होता है, ऐसा तरल पदार्थ है। कौन, पानी जो जल है वो। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, पृथ्वी पर जल की मात्रा समान रहती है, जबकि यहाँ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। ये वाष्प बनकर फिर वापस बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो उसकी जो मात्रा है वो समान है, कम ज़्यादा नहीं होती है, बस उसका रूप बदलता है। जैसे भाप बनता है और फिर बादल के रूप में फिर बरस जाता है या बर्फ़ बन जाता है, बाकी मात्रा उसकी समान है, इतनी बनी हुई जितनी पहले थी। यहाँ प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। सतत विकास का अर्थ है फ्रेंड्स, सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, हमारी जो वर्तमान की आवश्यकता है उनको पूर्ति करते हुए हम भावी पीढ़ियों के लिए, जो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हम ये संसाधन हैं उनको सुरक्षित रखना, यही सतत विकास है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहाँ साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। इसे डोल्ट्रम की पेटी भी कहा जाता है।
और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम की पेटी भी कहा जाता है। टैगा वन आर्कटिक वन के चारों ओर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। टैगा वन आर्कटिक वृत्त के चारों ओर, टैगा वन जो है कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? आर्कटिका वृत्त के चारों ओर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं और टैगा वन को शंकुधारी वन भी कहते हैं। इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है। इनका विस्तार सबसे अधिक है सभी वनों में टैगा वन का, जबकि जैव विविधता सबसे कम है और इसमें जैव विविधता सबसे कम है। ऊपर जो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़े उसमें जैव विविधता सबसे अधिक होती है और इसमें सबसे कम होती है। टैगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियाँ वाले वृक्ष है जो इन वनों में पाए जाते हैं। कौन से वन में पाए जाते हैं फ्रेंड्स? टैगा वन में नरम लकड़ी, मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस। विषुवत व्रतों से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है। हम जैसे जैसे विषुवत व्रत से ध्रुव की ओर जाते हैं, उत्तरी दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं, तो जैव विविधता में कमी आती जाती है। ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। तो हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जैव विविधता कम होती जाती है, लेकिन हम जो घाटी में, समतल मैदान में जहाँ पर जाते हैं तो उसमें जैव विविधता अधिक होती है। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है। जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ जैव विविधता भी अधिक होगी। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को, क्षारीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हेलोफाइट्स कहा जाता है। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। लाल रंग या प्रकाश संश्लेषण में के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा रंग होता है? तो आपको पता होना चाहिए लाल रंग जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है। लाइकेन क्या है? छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल द्वारा निर्मित होता है। दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदानों में स्टेपी कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिमी रूस के घास के मैदान है, उनको क्या कहते हैं फ्रेंड? स्टेपी। तो आपको याद रखना है किसको क्या कहा जाता है, कौन से घास के मैदान को क्या कहा जाता है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों को बेल्ट कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ब्राज़ील के घास के मैदान को कैंपोस या कंपास कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। ये सब नाम याद रखना है फ्रेंड्स, कौन से देश के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। जल व ऑक्सीजन को क्या में बदलते हैं? ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में, जो सूर्य का प्रकाश है उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण ही हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका हर एक शब्द याद रखना है आपको इस डेफिनेशन का। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जो जीव अपने भोजन के लिए अपने प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। तो जो प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं फ्रेंड्स? पेड़ पौधे, वनस्पति। उन पर जो निर्भर है वो प्राथमिक उपभोक्ता हुए, जैसे चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी आदि। ये सब शाकाहारी है और ये वनस्पति और पेड़ पौधों को ही अपना आहार बनाते हैं। इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। वही उत्पादक भी हो गए क्योंकि इनको कोई दूसरा खाता है। नेक्स्ट बिंदु है आपका वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। अब वे जीव जो अपने लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुए फ्रेंड्स? जो घास वनस्पति खाते थे, चूहा, खरगोश, बकरी, वो प्राथमिक उपभोक्ता थे और उनको खाने वाले क्या कहलाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे या मांसाहारी कहलाएंगे। वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं वे तृतीयक उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जिनको कोई नहीं खाता है, जो मांसाहारी होते हैं, जो सबसे लास्ट में
उपभोग करते हैं वो उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता यहाँ होती है कि कोई अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों को शाकाहारी व मांसाहारी पर निर्भर होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। मनुष्य इसका उदाहरण है। परजीवी वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी मतलब दूसरों के ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स वो होते हैं। जो परजीवी जो होते हैं कौन होते हैं फ्रेंड्स, जो अपने भोजन के लिए और रहने के लिए निवास स्थान के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मानव व पशुओं पर लगने वाली जूं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाली कीड़नी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये परजीवी कहलाते हैं। प्रीडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो भोजन के लिए केवल दूसरों पर निर्भर रहे वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। प्रीडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए ही दूसरों पर निर्भर होते हैं, आवास के लिए नहीं, केवल भोजन के लिए। आधार प्रजाति उस पर प्रजाति को कहा जाता है। आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री प्रवाल जिनको मूंगा या कोरल भी कहते हैं, इसका अच्छा उदाहरण है। तो ये काय में आती है फ्रेंड्स, आधार प्रजाति में आती है। ये दूसरी प्रजातियों के लिए निर्माण व संरक्षण करती है। कोरल रीफ का निर्माण करती है जो अन्य जातियों के लिए निवास व प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। अब जो कोरल है वो कोरल रीफ का निर्माण करती है, घाटी का, जो अन्य जातियों के निवास का स्थान बनता है और प्रजनन स्थल बनता है। अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिसका एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वतः सुरक्षा मिल जाए। उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। तो अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है, जिसके एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वतः सुरक्षा मिल जाती है। मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जिस प्रकार बाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान की अन्य प्रजातियों को भी सुरक्षा हो जाती है, अन्य जीव भी सुरक्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार इस रिजर्व घोषित क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। तो बाघ क्या हुआ, एक अम्ब्रेला प्रजाति हुआ, क्योंकि उसके द्वारा दूसरे जीवों को सुरक्षा मिल गई उस क्षेत्र में। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को, जो सूर्य की ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा है, उसको रासायनिक ऊर्जा या ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा है उसका करीब केवल 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। तो फ्रेंड्स, जो ऊर्जा स्थानांतरण है उसमें 10% का नियम जो है उसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इस नियम को 1942 में किसने दिया था, लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है, ऊपर वाला पॉइंट भी याद रखना है, 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। जो सूर्य का प्रकाश है तो सौर ऊर्जा जो आती है पृथ्वी पर उसका 1% भाग ही इस प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है कि 10% नियम क्या है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का 10% नियम है एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो कितनी होती है, 10% होती है। और ये नियम किसने दिया था, 1942 में दिया था, लिंडेमान ने। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऊष्मागति के प्रथम नियम को ऊर्जा संचरण का नियम भी कहते हैं। ऊष्मागति का प्रथम नियम या उसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके अनुसार ना तो ऊर्जा का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही वो बनती है, ना तो नष्ट होती है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरों में परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या कहता है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उसका सृजन होता है, केवल वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है।
ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होने की दिशा से संबंधित है। इसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? जो ऊष्मा होती है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है। परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? चार्ल्स सैटन ने 1927 में किया था। किसका? पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स सैटन ने 1927 में किया था। खेती सबसे प्राचीन पद्धति झूम खेती है। खेती की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है फ्रेंड्स? झूम खेती है। क्या होती है झूम खेती? झूम खेती फ्रेंड्स, जैसे हम एक जगह कृषि करते हैं, फिर अगले साल दूसरी जगह करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर अगले साल इस तरह से वन को काट काट कर फसल उगाना, तो झूम खेती कहलाती थी। मतलब एक जगह स्थायी रूप से कृषि नहीं करना, जगह जगह ट्रांसफ़र करना कृषि का, झूम खेती कहलाती थी। तो इस तरह से ये उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी भी इस तरह की खेती की जाती है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में रखा जाता है फ्रेंड्स? अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है, जो वनस्पति 3600 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी होती है? आर्गन की मात्रा 0.93%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% होती है। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। वनस्पतियों के सड़ने से क्या निकलती है फ्रेंड्स? मीथेन गैस निकलती है। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो पीट मृदा है, मिट्टी है, उसमें सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है। अल्फा एक प्रकार की घास है। वो मटियार मिट्टी की जल धारण क्षमता सभी मिट्टियों में सर्वाधिक होती है। तो इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। किसमें? मटियार मिट्टी। गहन पारिस्थितिकी शब्द के जनक अर्नीस्ट नेस है। गहन पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन है फ्रेंड्स? अर्नीस्ट नेस। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता है। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता है। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट से किस पर प्रभाव पड़ता है? फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? मृत सागर में पाई जाती है। मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है फ्रेंड्स? अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मृत सागर लवणता सबसे अधिक होती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। वन सबसे ज़्यादा बालाघाट में है। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है फ्रेंड्स? 35% होती है। वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले जो जंगल है, वन है, उनमें पेड़ों की छाल पर जो सफ़ेद पदार्थ जो लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? लाइकेन कहा जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर। तो फ्रेंड्स, ये आज के आपके क्वेश्चन थे। थैंक्स।